हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक को पढ़ाने से पहले इस हेडिंग को एक बार के लिए इग्नोर मार दीजिएगा। मैं आपको पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में समझा रहा हूं, क्योंकि आपकी कुछ मिथ हैं। मिथ हैं कुछ बच्चों के दिमाग में, आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि शायद गलत तरीके से माइंड में हो रखी हैं। ठीक है ना? मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कहें तो बहुत तरीके की चीजें हैं इसके अंदर। उनको पहले कुछ मिथ हैं, कुछ माइंड में क्लियरिफिकेशन डाल देता हूं। वो आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आप कुछ टाइम के बाद, इस अटेम्प्ट के बाद बच्चे पास हो जाएंगे तो फाइनल में आएंगे। फाइनल में आपको पेपर नंबर 18 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसे आप अकाउंट बोलते हो, अकाउंट्स के अंदर आपके 80% इंड ही हैं, जो आपका अभी हम पढ़ाने वाले हैं। बट मैं इंड से पढ़ाने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे आपके दिमाग में मिथ हैं। उन मिथों को मैं आप क्लियर करना चाहता हूं, और बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिक शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपको इसके बारे में प्रॉपर तरीके से समझ लेना चाहिए। ठीक है? मैं कोर्स कंटेंट के बराबर की ही बात करूंगा, बट मैं ओवरव्यू के बाद मैं अपने कोर्स कंटेंट की तरफ आऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेसिकली क्या होता है, हम तीन तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की चर्चा करते हैं, या तीन तरीके की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप सुनोगे। हो सकता है आपने गुरुजी से पढ़ा हो तो उन्होंने कहीं कहीं यूज की हो कुछ टर्मोलॉजी। मैं इन टर्मोलॉजी के बारे में डेफिनेटली आप डिस्कस कर रहा हूं, कि उसके थोड़ा सा आपको क्लियरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो मैं पहला जो बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं एएस। दूसरा मैं टर्म्स यूज करने वाला हूं एंड एएस। और तीसरा यूज करने वाला हूं आईएफआरएस। और इसके साथ में लेके चल रहा हूं आईएएस। ये तीनों की टर्म्स जो दे रखी हैं आपके सामने, ये तीनों की तीनों टर्म्स हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ही पार्ट हैं। यानी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब भी बोलते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब इन चीजों की हम बात कर रहे होंगे। मेरी बात क्लियर है? जब भी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, या मैं कहूंगा एज पर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, मैं उस बात को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं जो कि गलत तरीके से आपने पढ़ी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी गुरुजी ने पढ़ाया, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में भी पहले, जब मैं आईएफआरएस पढ़ने से पहले बहुत सारे मिथ थे। उन मिथ को शायद मैं तभी क्लियर कर पाया जब मैंने आईएफआरएस को जब पढ़ रहा था। ठीक है? तो अब मैं बात क्या करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं एएस। एएस का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आप लोगों ने एफए के अंदर पढ़े होंगे। एएस 10 है, एएस 1 है, एएस 2 है, एएस 3 है। ठीक है? आपने डेफिनेटली ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, जो भी गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा और उनसे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े होंगे। और पिछले टाइम से, मतलब पिछले काफी वर्षों से हम इनको देखें, नोटिस करने की कोशिश करें, तो हम एएस ही पढ़ते थे। अब नए सिलेबस को हटा दें एक बार के लिए, तो नए सिलेबस से पहले जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, वो सारे के सारे एएस ही थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। दूसरे टर्म्स यूज होते इंड एएस। इंड एएस का हम फुल फॉर्म यूज करें तो हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मैं लिख भी देता हूं आपके सहूलियत के लिए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है? डिफरेंस क्या होता है वो भी समझाऊंगा। एक होता आईएफआरएस। आईएफआरएस का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और आईएएस का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप दोनों को एक ही मान लो, दोनों को आप आईएफआरएस ही बोल लो, आईएएस को भी आईएफआरएस ही मानो। इसकी हिस्ट्री फाइनल में पढ़ोगे आप, अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि आईएएस और आईएफआरएस को मैं आईएफआरएस ही क्यों बोल रहा हूं। इन दोनों के पीछे भी एक वजह है। ठीक है ना? एक रीजन है, एक इसके पीछे लॉजिक है, कंसेप्चुअल चीजें हैं। तो मैं इनको फाइनल का पार्ट बनाता हूं, या आप चाहो तो मैंने पिछले काफी टाइम पहले मैंने सीएमए फाइनल की प्लेलिस्ट में जाना, फास्ट ट्रैक पढ़ा होगा इसके अंदर, सीएमए फाइनल के अंदर। और वहां जाकर के लेक्चर नंबर 1 इसी बात का है, इंट्रोडक्शन का है। तो आप ये समझना कि आईएफआरएस और आईएएस को मैं आईएफआरएस क्यों बोल रहा हूं। तो आपको वहां जाके एक पहले मैं एक रिवीजन का सेशन लिया था जून 2024 की बैच के लिए, तो वो पहला लेक्चर आप उसको डेफिनेटली देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको मिल जाएगी।
अब बात करते हैं सर क्या चीजें हैं। हमने एक टर्म्स यूज करी, हमने बहुत बार सुना होगा, शायद हमारे गुरुजी भी बोलते हैं या हम कहते हैं दोस्त भी बोलते हैं कि भैया यार कुछ नहीं है। हमने बोला कि इंडेस आ गए यार नए सिलेबस के अंदर, तो बच्चे बोलते हैं कि नो डिफरेंस, यानी कि एएस इक्वल इंड एएस। हम ऐसा पढ़ते हैं कि बेटा इंडेस कुछ भी नहीं है, एएस ही है। हम ऐसा सुनते हैं, हमने भी सुना है हमारे गुरुजियों से, हम ये बात नहीं कह रहे। चीजें हो सकती हैं, बट इस बात को ये 100% रॉन्ग है। इंडेस और एएस में दोनों में डिफरेंस है। यदि आप ये बात समझ के पढ़ रहे हो कि एएस टू और इंडेस टू सेम है, तो कुछ मैं ये कह सकता हूं सही है। मैं ऐसा कहूं कि इंडेस टू और एएस टू दोनों सेम हैं, तो ये मैं सही कह सकता हूं। लेकिन मैं यदि ये कह दूं कि सारे इंडेस और सारे एएस सेम हैं, यानी कि सारे इंडेस एएस ही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सर आपने इसमें डिफरेंस क्या हुआ, एएस टू भी इन्वेंट्री का है, इंडेस टू भी इन्वेंट्री का है, दोनों सेम है। आप ये कह रहे हो हाँ ये ठीक है। आप फिर दूसरा कह रहे हो कि एएस और इंडेस दोनों अलग अलग हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। मैंने बोला बेटा कुछ एएस इंडेस की जो लिटरेचर है वो कहीं ना कहीं चीजें मैच करती हैं, कहीं ना कहीं चीजें बेटा क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। लेकिन ये कह दूं कि इंडेस एएस दोनों सेम है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इंडेस एएस में बहुत सारे इंडेस के अंदर डिफरेंसेज हैं। तो मैं ऐसा कह दूं मेरे बच्चे, इस बात को आप ऐसा समझो, इस बात को आप ऐसा समझो, क्या सर, क्या सर एएस और इंड एएस दोनों सेम है क्या। आंसर है नहीं। आप दोनों को एक ही नहीं कहोगे, दोनों में डिफरेंसेज हैं, दोनों में डिफरेंसेज हैं। इंडेस अलग है, इंडेस इंटरनेशनली अप्लाई होता है। इंडेस का मतलब है ऐसे लिटरेचर या ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि होल ऑफ ग्लोबलाइज अप्लाई हो रहा है। एएस ओनली फॉर इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हुए, यहाँ के जियोग्राफिकल एरिया को देखते हुए, बिजनेस के स्ट्रक्चर को देखते हुए उनको बनाया गया था, यानी वो ओनली फॉर और ओनली फॉर इंडिया के लिए ही थे, स्पेसिफिक इंडिया के लिए थे। इंडेस ओवरऑल ग्लोबलाइज हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं। इसका मतलब ये है हमने इंडेस के अंदर पूरे वर्ल्ड के बिजनेस के कल्चर को, पूरे ग्लोबलाइज के अपने जो ज्योग्राफिकल एरिया है, हर बिजनेस का पैटर्न अलग होगा, हर चीज के हिसाब से अलग होगा, यानी ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हम इसको ग्लोबलाइज यानी कि करीबन 140 कंट्रीज, हम 140 कंट्रीज इनको यूज करती है इंडेस को। इंडेस का दूसरा जो नाम था वो आईएफआरएस था, हमने आईएफआरएस का नाम कन्वर्ट करके डाल दिया इंडेस। बताओ तो ये आईएफआरएस क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, जो कि पूरे ग्लोबलाइज पूरे वर्ल्ड पर अप्लाई होते हैं। हमने उन्हीं का नाम बदल दिया। जैसे हम देखते हैं ना मेरे बच्चे, आपका बचपन नाम चिंटू था, अब चंद्रशेखर हो गया, तो यानी कि जो नाम चंद्रशेखर था उसको हमने चिंटू बोल दिया। तो आईएफआरएस का नाम हमने यूज कर लिया इंडेस। इसका मतलब ये नहीं कि हमने इंडिया ने डेवलप किया ना, ये ग्लोबलाइज, ये यहाँ पर यूरोप के डेवलप किए हुए हैं। इसकी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो एक अलग पॉइंट पर चला जाएगा। मैं इतना कहूंगा आईएफआरएस पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं, जिसको हर कंपनी एज इट इज, यानी कुछ हल्के हल्के कुछ चेंजेस करता है, क्योंकि हर बिजनेस का नेचर अलग हो सकता है। जैसे मान लो अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका का ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, वो डेवलप कंट्रियां हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा प्रिंसिपल चेंज होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ की, कहाँ की, इंडिया की, तो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, यहाँ का अपना डेमोक्रेटिक है, तो उसके हिसाब से चीजें अलग होती हैं। तो कुछ चेंज किए गए हैं, कुछ चेंज किए गए हैं, लेकिन आईएफआरएस का 100% कन्वर्जन है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, इंडेस जो है वो आईएफआरएस की कॉपी है। तो एस जो था वो आईएफआरएस की कॉपी नहीं था, वो हमारे खुद के डेवलप किए गए थे, वो ओनली फॉर इंडिया के ही लिए थे। तो एक बात तो क्लियर होगा कि एएस और आईएफआरएस, इसका मतलब आईएफआरएस मतलब इंड एस, क्या दोनों में डिफरेंस नहीं होगा, बोलो ना। एक तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पूरे वर्ल्ड पर अप्लाई होते हैं, एक ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि इंडिया तक लिमिटेड है। तो मुझे बताओ क्या दोनों में डिफरेंस होंगे कि नहीं होंगे। सर बिल्कुल डिफरेंस होंगे। इसीलिए इस बात को दिमाग से निकाल देना कि एएस और इंड एस दोनों सेम है, ये सेम कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, आईएफआरएस का कन्वर्जन है इंडेस, जबकि एएस हमारे खुद के अकाउंट इंडिया के बनाए हुए हैं। मेरी बात क्लियर है। तो यानी एक बात क्लियर हो गई माइंड के अंदर कि सर ए मिथ तो क्लियर हो गया कि कोई हमसे
ये बोले कि सर एएस और इंडेस दोनों सेम है, इस बात पे यकीन बिल्कुल भी मत करना। हाँ, ये कह सकते हो कि कुछ इंडेस ए के ही समान है, यानी कुछ एएस इंडेस मैच करते हैं, आप ये कह सकते हो। या ये कह सकते हो कि इंडेस के अंदर एएस का कुछ कंटेंट मैच करता है, क्योंकि डेफिनेटली जब हमने आईएफआरएस को अप्लाई किया होगा, अडॉप्ट किया होगा, तो डेफिनेटली आईएफआरएस में हमने हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर के हिसाब से, हमारे ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हमने कुछ चेंज डाले होंगे, जिससे कि हमारे बिजनेस में इजीली उनको अप्लाई किया जा सके। क्योंकि जो एएस का कुछ हमने डाला है पार्ट, क्योंकि डेफिनेटली हमारा बिजनेस का स्ट्रक्चर अलग है, बिजनेस का नेचर हमारा अलग है। आप ये कैसे, तो कुछ चीजें एएस इंडेस में सेम है, बट ये मत कह देना कि एएस और इंडेस दोनों सेम है। क्लियर है? एक चीज मैं और बता दूं, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, उनको हम बोलेंगे डिफरेंसेस ही बोलेंगे, डिफरेंस ही बोला जाएगा इनके बीच में। क्योंकि हमने एज इट इज आईएफआरएस को अप्लाई नहीं किया होगा, आईएफआरएस में कुछ हमने इंडिया के बिजनेस के हिसाब से, इंडियन चीजों के हिसाब से हमने कुछ चेंज किया होगा ना, तो इसलिए इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो इसके डिफरेंस है, उनको डिफरेंस को हम कार्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्व। यदि हमने उसको ऐड किया है तो कार्व इन होगा, और हमने उसको हटाया है तो कार्व आउट होगा। यानी कि कुछ आईएफआरएस में ऐसी चीजें थी जो हमारे इंडिया में उनकी जरूरत नहीं थी, हमने उनको हटा दिया, तो जो हटाया है वो चेंज है, तो जो चेंज है उसको कार्व बोलते हैं। हमने हटाया है तो आउट किया है, तो इन कार्व इन और कार्व आउट। कुछ चीजें ऐसी है जो इंडिया बिजनेस, जो इंडियन बिजनेस है उसमें अलग ऐड होना है, जो यूरोप में नहीं होता है, तो हमने कुछ चीजों को ऐड भी किया है, तो ऐड किया तो डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उस डिफरेंस को हम बोलते हैं कार्व इन। क्लियर है? मुझे इतना सा इसमें समझाना था, क्योंकि मिथ होते हैं कि एएस और इंडियन दोनों सेम है, इस बात को दिमाग फिट कर लेना, दोनों सेम नहीं होते हैं, इनमें डिफरेंसेज होते हैं, और उन डिफरेंसेज को, एएस और इंडेस के बीच जो डिफरेंस है उसको डिफरेंस ही बोला जाता है। एएस और आईएफआरएस के बीच जो डिफरेंसेज हैं उनको हम कार्व बोलते हैं। वो कार्व कार्व इन भी हो सकता है और वो कार्व आउट भी हो सकता है। ठीक है ना? ये पहला हमने यहाँ पर आपको क्लियरिफाई कर दिया कि कोई ये बोलते बेटा एएस इंडेस दोनों सेम होते हैं, क्या फर्क पड़ता? नहीं, हम नहीं कहते। हाँ, इंडेस टू और एएस टू कुछ हद तक नहीं, 95% तक सेम है, या 90% सेम है, 10% कुछ एडिशन है, उसके बारे में डेफिनेटली वो आपके आपके इंस्टीट्यूट में बड़ा मजेदार है। आपका इंस्टीट्यूट इतना शानदार है, उसने एज इट इज ईएस वाले क्वेश्चन ही चेप दिए, एज इट इज कॉपी करके डाल दिए, कुछ एडिशन करनी है क्या? आपको एक दो क्वेश्चन डालें, बताओ इतने महान आदमी, अरे कुछ तो एडिशन डालो प्रैक्टिस के अंदर, बट नहीं डाले। ठीक है, और उसी बेस पर क्वेश्चन भी पूछे जा रहा है। ठीक है, जो एडिशन है सिलेबस का पार्ट, जो इंडेस आईएफआरएस का पार्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहता। वो क्यों नहीं चाहता? बट आपको नॉलेज के पर्पज से, और आपको इसकी पूरी नॉलेज होना बेहद जरूरी है। चलिए, अब बात करते हैं इंडेज टू, आपका इन्वेंट्री। इसका डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स जो है, 2 से लेके 4 मार्क्स तक आपको कवरेज मिलती है। ठीक है, ये इसका बेटेज है, ये आपका बेटेज है इसका। ठीक है ना? तो जब बेटेज की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे सामने देखा 2 to 4 मार्क्स का एमसीक्यू डेफिनेटली इसका देखने को मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, और सोचो ऐसी चीज, आपने इंडेज पढ़ा है, 1 घंटा पढ़ा, और आपने जो रिवाइज किया हल्का सा और 2 मार्क्स आ गए, तो कितनी अच्छी बात है। इससे बढ़िया बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। चलिए, आज हम बात करने वाले इंडेज टू यानी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? आपकी लैंग्वेज में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ स्टॉक। क्या बेटा? स्टॉक। स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक को बताओ हम इन्वेंट्री बोलते हैं। अब चलिए, स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। मैं वही बात नोट कर पाऊंगा जो मुझे लगता है रिलेवेंट है, अदरवाइज कंटेंट बहुत ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ 2.5 से 3 घंटे में एटलीस्ट चलता है, बट उसको मैं 1 से 1.25 या 1.5 घंटे में लास्ट को खत्म करूंगा। तो देखिए क्या है इन्वेंट्री, होती क्या है। हम किसी भी बात करते हैं, हम मान लो हमारे पास जो बिजनेस जो होते हैं, बिजनेस हमारे पास बेसिकली 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास ट्रेड, एक हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, और इसके साथ साथ सर्विस भी हो सकती है। ठीक है ना? या सर्विस में एक ही रख लेता हूं, 3 रख लो ना, 3 ही बना लो, बढ़िया रहेगा। गुड्स के केस में और सर्विस के केस में। गुड्स के केस में ट्रेड भी हो सकता है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। इसमें तो सिंपल है, इसमें तो इन्वेंट्री क्या होती है?
डिपेंड करता है क्या आप दे रहे हो। क्लास दे रहे हो तो हार्ड डिस्क है आपकी, क्लासेस हैं आपकी, बुक्स हैं आपकी, या आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी। तो डिपेंड करेगा बिजनेस। तो बिजनेस है, आप किसी सर्विस दे रहे हो किसी के अंदर, जैसे मान लो फोटोकॉपी वाला होता है, तो उसके पास स्टेशनरी पड़ी रहती है, उसके बाद मशीन्स पड़ी हुई उसके पास, तो ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके पास इंक पड़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें जिनसे सर्विस देता है, जो सर्विस में डायरेक्ट लिंक करती हैं, वो आपके लिए क्या बन सकता है, स्टॉक बन सकता है। वो डिपेंड करता है मेरे बच्चे ना। आप एक बिजनेस का एग्जांपल मुझे दोगे, ये सर इस केस में क्या इन्वेंट्री बनेगी, तो डेफिनेटली हम उसका डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। तो सर्विस को मैं एक बार के लिए यहाँ से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सर्विस का क्वेश्चन आपको दिमाग में आता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इन्वेंट्री रिलेट करते गुड से, बट सर्विस के केस में भी इन्वेंट्री होती है। ट्रेड में इन्वेंट्री क्या होती है? ट्रेड का मतलब क्या होता है? फिनिश गुड्स में परचेज करूंगा, और फिनिश गुड्स को मैं क्या कर दूं बेटा, सेल कर दूंगा। तो इसमें एक ही इन्वेंट्री होगी, एक ही इन्वेंट्री होगी फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स यानी कि ऐसा स्टॉक जो हमने हेल्ड फॉर सेल है, ठीक है ना, यानी कि हमने क्या कर रखा है, गुड्स हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल। बात को अंडरस्टैंडिंग के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ समझोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात को यही समझ में आ जाएगा, दोबारा सेशन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको ना। आपको 1 घंटा देना है, आप उसको 1.25 1.5 पे देखो आराम से, इजीली समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने क्या कहा, ट्रेड में क्या होता है, हम फिनिश गुड्स खरीदते हैं और उसी फिनिश गुड्स को हमारी पैकिंग लगा कर हम आगे भेज देते हैं। आपके एग्जाम्पल के लिए बता दूं, तो आपके जो भी नियर बाई मार्केट है उसमें आता है आपका रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड क्या होता है बेटा, गारमेंट्स, जो आपके रेडीमेड कपड़े होते हैं। आप क्या करते हैं, वो आप लुधियाना से माल खरीदता है, कोई दिल्ली से माल लाता है, वो लाएगा, आप खरीदने जाओगे, खुद के पॉलिथीन लगा करके आपको बेच देगा। जैसे मान लो कि मोहनलाल ट्रेडर्स है, तो क्या करेगा, आपको लाएगा, वो दिल्ली से किसी और से लाया है, वहां से पैंट निकालेगा, जीन्स निकालेगा, एक अपनी खुद की पैकिंग होगी, पैकिंग में लिखा होगा मोहनलाल ट्रेडर्स, और आपको बेच देगा। तो मुझे बताओ इन्वेंट्री का होगा, जो माल है जिसका वो बिजनेस कर रहा है, जिस चीज का, जिस प्रोडक्ट का वो बिजनेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। मेरी बात क्लियर है? तो फिनिश गुड्स यानी कि यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी ट्रेड की बात करोगे तो ट्रेड के अंदर जिस गुड्स का आप बिजनेस कर रहे हो वही तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, वही बन जाएगा तुम्हारे लिए क्या, इन्वेंट्री। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, चीजें बदलती हैं। आप रॉ मटेरियल लेकर के आते हो, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हो, और प्रोसेस करके इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ 3 प्रकार की इन्वेंट्री इस्तेमाल होती है। मेरी बात बात समझ में आ रही है? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है, आप रॉ मटेरियल लेकर के आते हो, उसको प्रोसेस करते हो या असेंबल करते हो, और असेंबल करके उसको आप क्या करते हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। और फिर लास्ट में उसको डिलीवर कर देते हो कस्टमर के लिए। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक कहानी? यानी कि मैं इन दोनों की बात करने वाला हूं। तो फिनिश गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके की इन्वेंट्री होंगी। चीज को, फंडामेंटल को समझेंगे हम। हाँ। ठीक है, हम पहला पॉइंट, डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन नोट नहीं करवा रहा, डेफिनेशन समझा रहा हूं। हमारे पास बेसिकली 3 प्रकार की इन्वेंट्री का डिस्कशन किया गया, बट मैं इन्वेंट्री 4 तरीके की मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं इन्वेंट्री यहां पर 3 ही डिस्कस करूंगा। फोर्थ नंबर की जो इन्वेंट्री मैं डिस्कशन करूंगा ना, क्योंकि वो आपके बेसिकली इंडेस में वो उसको मेंशन नहीं किया है। पहला, सर से गुड्स हो गए, गुड्स, 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 हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर क्या है मेरे बच्चे, सेल्ड। इन फॉर्म ऑफ मटेरियल या सप्लाई। और तीसरा है हेल्ड फॉर यूज इन प्रोसेस। बेसिकली यहां पर जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसको 3 तरीके की इन्वेंट्री यहां पर बताई है। ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं, इसको आप जानते हो क्या बोलते हो, फिनिश गुड्स। इसको बोलते हैं क्या, रॉ मटेरियल। और इसको बोलते हैं मेरे बच्चे क्या,
WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। तीनों इन्वेंट्री के बारे में आप समझो कि तीनों इन्वेंट्री में डिफरेंसेस क्या है। यदि आपको इनको या इनका ऑब्जेक्ट क्या है, हम जो तीन तरीके की इन्वेंट्री मेंटेन कर रखी है, आपको इसकी वैल्यूएशन करने से पहले यह बात जानना बेहद जरूरी है कि इनका मोटिव क्या है। तो मैं बेसिकली यहां पर इन्वेंट्री का दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। इन्वेंट्री एनालिसिस, ठीक है ना मेरे बच्चे, मैं आपको नोट नहीं करवा रहा हूं, ये समझ लो ओनली फॉर मैं वही बात करवा रहा हूं जो आपको जानना जरूरी है। नोटिंग में क्या होता है, हर बात को लिखवाते हैं हम लोग, ठीक है ना, और वो सिस्टमेटिक पैटर्न पे चलता है, बट आपको हमें वैल्यूएशन करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठेगा तो हम प्रैक्टिकल डील कैसे करेंगे। तो इन्वेंट्री बेसिकली मेरे पास तीन प्रकार की है। पहली जो इन्वेंट्री है वो है हमारे पास फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल, ले लो पहले, स्टार्टिंग रॉ मटेरियल से कर लेते हैं। दूसरा है WIP और तीसरा है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या है, हमें पहले इसका इंटेंशन समझना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। मैं लिख दूं यहां पर बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेन इन्वेंट्री एंड प्रोक्योर, खरीदने का। मेरी बात को ढंग से समझो, इसका जो इंटेंशन था फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स यानी कि फिनिश गुड्स। हम बात करते रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल को हमने जो मेंटेन कर रखा है, तो रॉ मटेरियल को तो एक्वायर किया होगा आपने, परचेज किया होगा। तो रॉ मटेरियल परचेज क्यों किया है, इंटेंशन को समझना मेरी बात को ना, इंटेंशन से ही सारी बातें क्लियर होने वाली है। वन बाय वन करके मैं आपको लिंक करके दिखाने वाला हूं कि मैं पूरे स्टेनो लिंक कर रहा हूं आपके लिए ना, आपको बिल्कुल समरी करके दे रहा हूं। मैंने क्या बोला है, आप पहले इसके इंटेंशन को समझो, ऑब्जेक्ट को समझो कि मेंटेन क्यों कर रहे हैं, ये है क्यों है, हमारे पास पड़ा क्यों है ये। तो इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल है, वो हम फिनिश गुड्स की प्रॉपर सप्लाई चेन सिस्टम को मैनेज करना चाहते हैं कि जो हम कस्टमर को माल बनाएंगे, तो माल बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट है खरीदने का, वो ये ऑब्जेक्ट ये है कि हमें फिनिश गुड्स बनाना है। मेरी बात करें, मुझे बताओ, तो क्या मैं सेकंड पार्ट में नीचे लिख दूं, नो इंटेंशन फॉर सेल ऑफ रॉ मटेरियल। मुझे बताओ, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, क्या आपने इसको बेचने का इंटेंशन रखा है? बिल्कुल नहीं। इंटेंशन क्या आपका, हमें मैन्युफैक्चर करना है फिनिश गुड्स। मेरी बात क्लियर है यहां तक का नहीं? चलिए यहां आ जाओ, सेकंड पॉइंट यहां पर आ जाओ, इसका क्या बताओ, यूज इन फिनिश गुड्स और असेंबल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। मैं यहां पर कह दूं, नो इंटेंशन फॉर रीसेल। यहां पर सेल की जगह रीसेल कर लो, क्योंकि हमने खरीदा है, या सेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों यूज कर लो आप। क्या हमारा इंटेंशन WIP जो बना रहे हैं, क्या हम इसको बेचना चाहते हैं? बोलो ना। सर ऐसा होता भी कहाँ होता है ना, आपने देखा होगा, कभी कभी आपने सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ, बेंडर, बेंडर जिसमें एनवीसी के अंदर ऑडिट करने गया था इन्वेंट्री की, तो एनवीसी ने क्या कर रखा कि हर चीज वो खुद नहीं बनाता, कुछ चीज आउटसोर्स करता है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोलते हैं, मैंने बोला चौथी टर्म्स की भी यूज करूंगा मैं, लेकिन यहां नोट नहीं किया गया है। तो मैं स्टॉक इन ट्रेड क्या है, मैं लैपटॉप लेके आता हूं, एचपी का लैपटॉप है, क्या एचपी जो कंपनी है, क्या वो सारे इसके सॉफ्टवेयर हैं, सारे इक्विपमेंट डेवलप करती है, खुद ही बनाती है क्या? आंसर नहीं। वो क्या करती है, कहीं से चिप लेती है, बोलो, कहीं से इसका कीबोर्ड का वो चीजें लेती है, कहीं से डिस्प्ले लेती है, कहीं से कुछ और लेती है, और उस सबको इकट्ठा करके वो असेंबल कर देती है।
तो क्या आप इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलोगे? नहीं। एक एंटिटी होती है रॉ मटेरियल लेकर के सब कुछ बना रही है और फिर उसको बना करके पार्ट्स बना रही है, पार्ट्स को फिर असेंबल कर रही है। तो ये पहले रॉ मटेरियल लिया, तो रॉ मटेरियल उसको हमने बनाया, पार्ट्स बनाए, तो ये डब्ल्यूआईपी हो गया। और उन पार्ट्स को हम असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनको हमने वेंडर कर रखा है, जैसे इवेंट का काम। सबसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपको इवेंट। मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूं, मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूं। क्या मैंने सारी चीज, फ्लावर्स, स्टेज, लाइटिंग, डीजे, नंगाड़े, डीजे, ये क्या सब कुछ मैंने मैनेज कर रखा? नहीं। मैं क्या करता हूं भाई, डीजे का किसी और, भाई मैं काम करूंगा, डीजे वाले वहां चले जाना, तुझे पैसे मैं दूंगा, मैं उससे ले रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक आउटसोर्स कर रहा हूं। तो उसको हम डब्ल्यू की डेफिनेशन में लेकर के जाएंगे, क्योंकि वो यूज हमने बेचने के लिए नहीं है। यदि हमने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यदि वो हमने डब्ल्यू बेचने के लिए रखा है, जैसे मैंने बोला लैपटॉप की चिप होती है, ताइवान है चिप बनाता है, चाइना है चिप बनाता है, अमेरिका है चिप बनाता है। तो क्या है ये चीज? चिप में बना रहा हूं, मैं बना करके बेच रहा हूं, तो चिप मेरे लिए फिनिश गुड्स ही कहलाएगी भैया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिनिश गुड्स कहलाएगी। लेकिन सामने वाली पार्टी के हिसाब से वो डब्ल्यूआईपी कहलाएगी, क्योंकि वो फिनिश नहीं है। उस चिप को मैं लैपटॉप में क्या करूंगा, असेंबल करूंगा, तब जाकर के फिनिश गुड्स का, यानी कि चिप का नेचर बदल गया। मैंने चिप नहीं बेची, फिर फर्दर मैंने क्या करा, चिप को लैपटॉप पे लगा दिया, तो अब उस चिप को किसका नाम दे बन गया, वो अब आपका लैपटॉप बन गया। नेचर बदल गया, नाम बदल गया, उसका यूज ही बदल गया। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो आप डब्ल्यू बना रहे, जो डब्ल्यू बना है, ये मार्केट में सेल के लिए इंटेंशन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इस वाले जो मैंने भैया बनाया है, ये कैलकुलेटर के मैं छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं, और उस पार्ट को मैं कैलकुलेटर कम जो असेंबल करते हूं उसको बेचने का काम करता हूं। यानी कि मैं वेंडर नहीं हूं। मैं जो बना रहा हूं, जो डब्ल्यू बन के आया है, या किसी से मैं डब्ल्यू लिया है, पार्ट्स लिया है, तो इसको मैं अपने फिनिश गुड्स में यूज करने का इंटेंशन रखता हूं। मेरी बात याद रखना, यहां पर इंटेंशन सेल करना नहीं है, ना ही रॉ मटेरियल को मुझे सेल करना है। ठीक है ना? मैं क्या कर रहा हूं, रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं। कुछ लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, होलसेल में खरीदते हैं और अपने रिटेल में बेच देते हैं, ऐसा होता ना। मेरा इंटेंशन नहीं, मैं माल खरीदता हूं ओनली फॉर फिनिश गुड बनाने के लिए। मैंने जो डब्ल्यू बनाया होगा, मैंने रॉ मटेरियल को यूज किया है, डब्ल्यू बना होगा, एक डब्ल्यू ने खरीदा भी होगा, तो दोनों डब्ल्यू को मैं अपने फिनिश गुड्स में यूज कर रहा हूं। मैं डब्ल्यू को बेच नहीं रहा हूं। यदि मेरा बेचने का इंटेंशन है, तो इसकी वैल्यूएशन का तरीका बदल जाएगा। मेरी बात क्लियर है? इंटेंशन समझ में आ रहा है? मैं रॉ मटेरियल ले रहा हूं, उसी को प्रोसेस कर रहा हूं, डब्ल्यू बन रहा है, और डब्ल्यू जो है वो फिनिश गुड्स के लिए यूज कर रहा हूं। मैंने रॉ मटेरियल भी फिनिश गुड्स में यूज कर रहा है, डब्ल्यू में कन्वर्ट करके, प्रोसेस करके। दूसरा जो प्रोसेस हुआ माल है, उसको मैं फिनिश गुड्स में यूज कर रहा हूं। दोनों के इंटेंशन सेम होने चाहिए, रॉ मटेरियल का और डब्ल्यू जो रॉ मटेरियल यूज किया उसको मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, जो रॉ मटेरियल से डब्ल्यू बन के आया उसको मैं फिनिश गुड्स में यूज करूंगा। यदि रॉ मटेरियल खरीदा है, उसको मैं बेचने के लिए खरीदा है, मैंने डब्ल्यू बनाया है, वो बेचने के लिए बनाया है, तो दोनों टर्म्स की वैल्यूएशन अलग अलग हो जाएगी। आईएफआर से क्लियरिफिकेशन में है। मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है, हमें रट्टू तोता नहीं बनना भैया। इंटेंशन ये हमारे प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में काम आता है। सर गुरुजी एग्जाम में क्या था? एग्जाम में तो सिंपल सिंपल सी बातें आती हैं। डब्ल्यूआईपी दे रखा, तो ये बात क्लियर है कि आप ये अपने फिनिश गुड्स में ही यूज करोगे, वो अजम्पशन लेके चलता है। बट मैं अजम्पशन नहीं पढ़ाने वाला आपके लिए, ठीक है? क्योंकि इंड के अंदर कोई भी अजम्पशन नहीं होती। एएस में होती है एज पर, हम मान लेंगे ऐसा कर सकते हैं, अजूम हमने ये कर लिया ना 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 ना। इंडेस में अजम्पशन नहीं चलेगी। इंडेस में जो लिखा हुआ है वही वही आपको यूज करना है, विदाउट एनी चेंजेज। मेरी बात क्लियर है? चलिए, फिनिश कोर्स डिलीवर टू कस्टमर। मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर इंटेंशन क्लियर है? तो यहां पर इंटेंशन क्या है मेरे बच्चे, बताओ? क्या कर रहा हूं मैं? हेल्प फॉर सेलिंग, इनपुट प्लस प्रोसेस फिनिश कोर्स, ये इसका इंटेंशन होना चाहिए। क्या इंटेंशन समझ में आ गया? इंटेंशन समझ में आ गया तो मेरे बच्चे वैल्यूएशन भी खत्म हो गई आपकी। वैल्यूएशन भी खत्म हो गई। सर कैसे, बताओ ना अब। हाँ। चलिए, ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? एनालाइज हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। गुरुजी इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है? मैं इसमें आपको जनरल प्रोविजन लिखा रहा हूं।
जनरल, प्रोविजन, या ऐसा कर लो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एक सेकंड रुको, मैं एक लैंग्वेज का यूज करूंगा थोड़ा सा यहाँ पर, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, क्योंकि वैल्यूएशन की जो आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी जो वैल्यूएशन है वो बड़ी ही इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। ऐसा करो, इसको हटाओ, इन्वेंट्री shall be measured at कॉस्ट प्राइस। क्या रखना, ये ऑलवेज होती है, बट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इफ एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री इज लोअर देन फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। आपका पहला मिथ है मेरे बच्चे, पहला मिथ है आपका ये पहला मिथ है। हमने ऐसा पढ़ा है, जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट और एनआरबी विच एवरेज लोअर, इसको काट देना। आपको यदि कोई पूछ ले कि बताओ इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का क्या प्रिंसिपल है, क्या रूल है, उसका फर्स्ट क्या उसका प्रिंसिपल बनता है, जनरल रूल क्या है, तो आपके दिमाग से पहला एक सवाल निकलना चाहिए, सर इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। मेरी बात क्लियर है? यानी कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ही जो हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगी, कभी भी दोनों में से कम पे मत कर देना। लेकिन कम का प्रिंसिपल और एक्सेप्शन था ना ऊपर, इस केस के अंदर वैल्यूएशन एट लोअर ऑफ लो, लोअर ऑफ फॉलोइंग, लोअर ऑफ फॉलोइंग, क्या मेरे बच्चे बताओ, कॉस्ट प्राइस और एनआरबी विच एवरेज। सर क्या बात होगी, हाँ, आपका यदि कोई पूछे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पर करनी है, तो इस बात का बेहद याद रखना, इन्वेंट्री हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होती है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक स्पेसिफाइड किया हुआ है कि भैया तुम्हारा माल जो है ना उसकी मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा कम है, मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा कम है, तो उस केस के अंदर आप इसको हमेशा किस पे लोगे, जो दोनों में से कम है। सोच के देखो, किसी चीज की रिकवरेबल वैल्यू ही नहीं है, अदरवाइज 99% केस के अंदर क्या होगा कि हमेशा मार्केट प्राइस उस इन्वेंट्री की ज्यादा होगी। मेरी बात है, समझ में आ रही है आपको? यानी कि कोई इन्वेंट्री माल कोई बनाया, सोच के देखा ना, आपने कोई गुड्स बनाया है और गुड्स 100 रुपए की लागत लगी है, क्या आप उसको 100 रुपए बेचोगे? बोलो, बोलो ना, क्या 100 रुपए से कम पे बेचोगे? बोलो, 100 रुपए से कम पे नहीं बेच सकते आप लोग, ये एक्सेप्शन सिचुएशन में जाता है। आप सोच के देखिए, कोई सामान की कॉस्ट 100 रुपए लगी है, आप 90 रुपए में तभी बेचोगे, आपको लगता है कि मार्केट व्यू खत्म हो गया इसका, मार्केट क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि मार्केट ही खत्म हो गया, उसको मार्केट से बाहर प्रोडक्ट हो गया। अब क्या करोगे? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं आपके लिए, कि उस टाइम पर हुआ था, आप याद हो तो, यहाँ पर गाड़ी BS6 की गवर्नमेंट ने बोला कि अब देखो आज के बाद ना BS6 की गाड़ियां यूज होने वाली हैं, BS5 है, BS4 है, BS सारी गाड़ियां बंद कर दो। जो गाड़ी BS3, BS4, BS5 की जो बन चुकी थी, उनका क्या करेगी बताओ कंपनियां? क्या करेगी? बोलो कुछ मत करो, बेचो इनको, निकालो। आगे आज के बाद प्रोडक्शन नहीं होगा ना, आज के बाद BS6 गाड़ियां आने वाली हैं जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके।
लेकिन यदि गाड़ी बन चुकी है तो तुम बेच सकते हो, लेकिन आगे बना नहीं सकते। अब इस डेट के बाद कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं होगा BS6 से नीचे का कोई भी मॉडल। अब क्या हो गया, जो मॉडल पहले बन चुके उनका क्या होगा, यानी कि वो गाड़ियां अब मार्केट से बाहर हो गई हैं, तो वो गाड़ियां फटाफट से सस्ते दामों में बिकना स्टार्ट हो गई, सस्ते दामों में बिकना स्टार्ट हो गई। लेकिन उस केस के अंदर भी ये जरूरी नहीं है कि आपकी कॉस्ट प्राइस से नीचे चली जाए। जो सामान, जो बाइक आप 1 लाख रुपए की बेच रहे थे, हो सकता है वो बाइक अब आपकी 70 हजार बिके, लेकिन कॉस्ट मान लो 30 हजार है, अभी भी मार्जिन में हो। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि स्टैंडर्ड बोलता है कि नॉर्मल जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है, और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगी। लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन, एक्सेप्शन मैंने क्या लिखा है बताओ, एक्सेप्शन बोलता है कि यदि एनआरबी आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट से कम ही हो जाती है तो आपको लेना है। इसमें एक एक्सेप्शन और भी है, यदि आपकी मार्केट प्राइस डिक्लाइन हो गई, आपकी मार्केट प्राइस ही डिक्लाइन हो गई, तो याद रखना कॉस्ट से नीचे मत चले जाना आप, कॉस्ट से नीचे मत चले जाना, ठीक है ना। एक इसका एग्जांपल दूंगा, मार्केट प्राइस डिक्लाइन हो गई आपकी, एक्चुअल में लॉस हो गया आपका, ये मैं कहूं तो आपका इम्पेयरमेंट हो गया। इम्पेयरमेंट नाम सुना कभी आपने, फाइनल मार्क पढ़ोगे आप, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट आपका बिल्कुल हो गया, तो उस केस के अंदर आप कॉस्ट प्राइस तक लेके चले जाओगे, ठीक है। अभी बस इतना समझो, आपके एग्जाम पर्पज से हम नॉर्मली जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है वो कॉस्ट प्राइस पर ही करेंगे, जब तक कि हमारे पास स्पेसिफिक क्वेश्चन एनआरबी ना दे रखी हो। देखो नॉर्मल केस में कभी एनआरबी देगा नहीं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में, मैंने बहुत इन्वेंट्री की, मैंने बहुत इन्वेंट्री की ऑडिट की है, मैंने बहुत बहुत की है, कि 2-2 महीने एक ही कंपनी में इन्वेंट्री, एनवीसी में मैं कम से कम 3 महीने मैंने ऑडिट की है पूरी इन्वेंट्री की, और एनवीसी बहुत बड़ा है, ठीक है। वो बियरिंग्स बनाता है, जाते गाड़ी में बेरिंग्स आती है, वो बेरिंग्स बनाता है, तो बेरिंग्स के लिए रॉ मटेरियल बहुत बड़े बड़े बायर्स पड़े हैं, बहुत बड़ा बड़ा आपके पास आयरन पड़ा है, स्टील के वो आपके पास सरिये पड़े हुए हैं, बॉयल्स पड़े, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के लिए क्या हर चीज की वैल्यूएशन मार्केट प्राइस लगाओगे, नहीं। तो उस केस में हमने आज तक, मैंने मेरी लाइफ के अंदर आज तक किसी प्रोडक्ट को बिच एवरेज लोअर पर वैल्यू नहीं किया, एक्चुअल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन सर हम क्या करें यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं करना आपको मेरे बच्चे, सिंपल सिंपल से लॉजिक मेरे बच्चे, क्या करना है आपको, कॉस्ट पर ही करना है। आप ऑडिट करोगे तो भी आप कॉस्ट पर ही करोगे, आपको एनआरबी नहीं मिलेगी। लेकिन इस पर कर रखा भैया एनआरबी ये है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, कॉस्ट 100 रुपए, एनआरबी 90 रुपए। तो एनआरबी देने का पर्पस समझ रहे हो, वो कह रहा है कि भैया कॉस्ट से भी नीचे है, इस जो माल आप जा रहा है ना, इसका रिकवर ज्यादा होने वाला नहीं है, इसलिए आपको इस पर दिखाएगा। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कर रखा है, यानी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल दूं, यदि क्वेश्चन के अंदर एनआरबी दे रखा है तो आप उसको एक्सेप्शन का पार्ट मानोगे, आप ये मानो जो दोनों में इसका में उसी पे बिल होगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका जनरल, जनरल क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल हो गया। ये जनरल, जनरल प्रिंसिपल है, चाहे लिख लो यहाँ पर ना, जनरल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल। दूसरा है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में तीनों तरीके की इन्वेंट्री के 3 तरीके के पैरामीटर दिए हैं। यदि आपका रॉ मटेरियल है तो क्या होगा, आपका WIP है तो क्या होगा, और फिनिश गुड्स है तो क्या होगा, ठीक है ना। जनरल प्रोविजन क्या है मेरे बच्चे, कॉस्ट, एक्सेप्शन है तो क्या होगा बताओ, कॉस्ट और एनआरबी, ठीक है ना। ठीक है, यही आपको जो दोनों में से कम होगा ये बोलता है। यहां सिंपल ले लो, देखना पड़ेगा एनआरबी दे रखा है, ठीक है ना। मैं ये मान के चलूंगा नॉर्मल जो आप यूज करने वाले हो ये वाला यूज करने वाले हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में वो एनआरबी भी देता है आपके पैटर्न के हिसाब से, बट आपको रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। बट हम आप आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल है, कॉस्ट प्राइस और एनआरबी लोअर, आप इसकी वैल्यू बना लोगे, ठीक है बच्चा। ये आपको वैल्यू है। WIP, WIP यहां पर भी है, कॉस्ट और एनआरबी यहां पर भी लोअर है। सर प्रिंसिपल तो वही हो गया, अरे समझो ना, मैं ये कह रहा हूं कि आपके क्वेश्चन वो एनआरबी देगा, और मैंने ये भी बताया आपके लिए एनआरबी दे रहा है तो इसका मतलब वो दोनों का कंपैरिजन कराने की बात कर रहा है।
कहीं ना कहीं उसके एनआरबी क्या है, कम है। वो ये कहना चाहता है कि भैया एनआरबी देगा वो तभी जब लोअर में जा रहा है, अदरवाइज एनआरबी देगा नहीं। ठीक है ना, आपको वो ओनली फॉर एक एक थ्योरेटिकल बात पूछ रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। यहां पर चीज अलग होगी, यहां पर अलग है। इफ इफ कॉस्ट मोर देन एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स, और एनआरवी मोर देन, या मैं इसको शॉर्ट में और शॉर्ट कर देता हूँ ना इसको मैं, एनआरवी लोअर ऑफ फिनिश गुड्स, एनआरवी हायर ऑफ फिनिश गुड्स। यदि एनआरवी लोअर है, एनआरवी क्या है, लोअर है, तो यहां पर लोगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और ये है तो यहां पे लोगे कॉस्ट प्राइस। मैं इसका फंडामेंटल भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, आपके बुक के हिसाब से प्रिंसिपल यही वाला लगता है, आपकी बुक के हिसाब से क्या लगता है बेटा। बट कोई भी आपसे पूछे कि इन्वेंट्री वैल्यू किस पर होगी, तो वो एट कॉस्ट पर है, हमेशा जवाब ये होना चाहिए। ठीक है ना, और बोलना कि एक्सेप्शन एक्सेप्ट, यदि एनआरबी कॉस्ट प्राइस से कम हो जाती है तो उस केस के अंदर फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, आपके क्वेश्चनों में क्या किया गया है, उन्होंने ज्यादातर क्वेश्चन में एनआरबी डाली है, तो ज्यादातर एनआरबी जब डाली है तो आप इस फंडामेंटल तरफ बढ़ जाते हैं, तो फिर इस फंडामेंटल तरफ हम आ जाते हैं। मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे। ठीक है, इसीलिए हम ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि आपके एक्सेप्शनल सिचुएशन है। अब सोच के देखो, यदि आपके केस में एनआरबी है ही नहीं है तो फिर एनआरबी सवाल ही नहीं आएगा, सीधा कॉस्ट 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 खत्म। समझो, ये फॉर्मूला ये उसी हिसाब से बनाया गया है कि यदि एक्सेप्शन सिचुएशन है तो आप डील कैसे करोगे। मैं क्योंकि मैं जनरल केस तो ले नहीं सकता हर बार, प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है, अब समझो इस बात को, मैंने क्या बोला बेटा, यदि आपका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके फिनिश गुड्स का क्या हाल है। सर कैसे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा यही करता हूं, ये आपका इसका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है ना, ये इसका प्रिंसिपल हो गया, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, लेकिन इनका मेजरमेंट कैसे वो देख लो। पॉइंट नंबर कौन सा है, 4, पॉइंट नंबर 4, एनालिसिस ऑफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। चलिए देखिए, आपके पास क्या है बच्चे, ये आपका रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसके बीच में गुड्स आपका प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस रॉ मटेरियल, और ये प्रोसेस होने के बाद ये हो गया फिनिश गुड्स। मेरी बात ध्यान सुनना, अभी जो मैंने पहले कुछ एनालिसिस करवाया था ना आपको, ये वाला, ये वाला एनालिसिस अब काम आने वाला है आपका। बस खत्म बेटा, लास्ट ना, टेंशन ना लो आप, बस इसका जो कॉस्ट कैसे निकले वो लिखना है, एनआरबी कैसे निकले वो लिखना, वो खत्म हो जाएगा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। रॉ मटेरियल देखो क्या है, रॉ मटेरियल इनपुट आपने मंगाया होगा, मान लो आपने मंगाया था ए, बी और सी, इसको इन्होंने प्रोसेस कर दिया होगा। इस प्रोसेस के अंदर आपने रॉ मटेरियल प्रोसेस किया, एक तो रॉ मटेरियल प्रोसेस किया है, एक आपने हो सकता है आउटसोर्स भी किया हो, और इन दोनों को मिला करके आपने बना दिया फिनिश गुड्स।
मेरी बात क्लियर है? मैं पहले पीछे से चलूंगा, मैं पहले यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से। मुझे एक बात बताओ, आप जब इसकी वैल्यूएशन करोगे, इसकी एनआरबी तो गिवन होगी होगी हमेशा, बोलो ना, ऑलवेज। इसकी कॉस्ट भी आपने मेजर की होगी, गिवन होगी, बोलो है ना। स्टैंडर्ड बोलता बेसिकली जो इसका वैल्यूएशन है ना, वो यही होगा, दैट इज वैल्यू, मोस्ट वैल्यू, बोलो ना। 99% केस के अंदर, क्योंकि फिनिश गुड्स की एनआरबी भी गिवन होगी, क्योंकि इंटेंशन बेचना है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस तो दे रखी है, बोलो ना। दूसरी कॉस्ट, क्योंकि आपने उसको बनाया है तो कॉस्ट आपको पता होगा, तो जो दोनों में से कम है वही तुम्हारी क्या होगी बेटा, वैल्यू। अब मुझे सिंपल सा लॉजिक बता के देखो, एक बात बताओ, कोई आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया है, तो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस तो ज्यादा की होगी ना, क्योंकि आपने क्या किया होगा, आपने ये फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया होगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया होगा, बोलो ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्च किए होंगे, प्लस आपने प्रॉफिट ऐड किया होगा, प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो आएगा वो सेलिंग प्राइस आएगी, बोलो ना, बोलो। अरे बोलना मेरे बच्चे, मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि आपके पास सेलिंग प्राइस भी होगी, तो मुझे बताओ, ये करने के बाद ही तो माल बेचा होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दूसरी सेलिंग प्राइस, दोनों में डिफरेंस तो होगा डेफिनेटली। तो 90% स्टैंडर्ड बोलता कि आपकी यही होती है, यहां पर आपको फॉर्मूला बनाने की जरूरत थी नहीं, बट स्टैंडर्ड बोलता कि एक्सेप्शनल सिचुएशन भी तो हो सकती है, इसलिए फॉर्मूले का उसने मेथोलॉजी बदल दी, बोला कि ठीक है आप कॉस्ट और एनर्जी दोनों ले लो, वो मान के चल रहा है कि ये एक्सेप्शनल सिचुएशन चला गया। यदि जनरल केस होता तो ये हमेशा हमेशा 99% केस के अंदर कॉस्ट प्राइस कम होती है, एनआरबी ज्यादा होती है। मेरी बात क्लियर है? तो दोनों में से जो कम होगा वो किस पर फंडामेंटल लगेगा, कॉस्ट पर लगेगा। लेकिन आपका एक्सेप्शनल है तो एनआरबी भी गिवन होगा और वहां पर कॉस्ट भी होगा, तो जरूरी नहीं है कि आपका एनआरबी लॉस में चला जाए, हो सकता है कि आपका कॉस्ट प्राइस से ऊपर हो लेकिन लॉस में ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे केस के अंदर तो बोला कि जब दोनों अवेलेबल हैं तो इसका प्रिंसिपल क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। क्लियर है? मैं इसको यहां से हटा दूं, जब दोनों गिवन है तो क्या कर दोगे बताओ बेटा, लोअर ऑफ बोथ। क्लियर है? अब यहां पर आ जाओ, ये रही आपकी यहां पर। अब यहां स्टैंडर्ड क्या बोलता है, यहां स्टैंडर्ड क्या बोलता है, यहां स्टैंडर्ड बोलता है, बड़ी शानदार, बड़ी बड़े प्यार से बातें बोलता है, बोलता देखो, क्या इसकी कॉस्ट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या आप इसका एनआरबी निकाल सकते हो, बोलो ना। यदि दोनों चीज निकल रही हैं, दोनों चीज निकल रही हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा लोअर ऑफ बोथ, वो तो ना। सर नई बात क्या सिखा रहे हो वो तो बताओ, बोलो बता रहा हूं। क्या इसकी कॉस्ट निकलेगी, सर जी बिल्कुल निकलेगी। आपने यहां से लेकर कर, यहां से लेकर के ये जो पूरी कॉस्ट लगाई है वो कॉस्ट का टोटल कर लो, तो कॉस्ट आपके पास गिवन होगी। क्या ये गिवन होगा, बोलो ना। डिपेंड कर यस और डिपेंड कर नो। इसकी पहली बात तो स्टैंडर्ड बोलता है, एक बात को समझो, क्या इस इन्वेंट्री का इंटेंशन बेचने का था, बोलो ना मेरे बच्चे। क्या जो आपने WIP बनाया था, क्या इसको आप मार्केट में बेचने के लिए रखा था, इंटेंशन क्या था, सर सेल नहीं करना, फिनिश कोर्स में यूज करना है। तो मुझे बताओ, क्या इसकी क्या मार्केट प्राइस दे रखी होगी, बोलो ना। क्या इसकी मार्केट प्राइस गिवन होगी, आंसर है नहीं। तो सर कंपेयर तो कर सकते हैं, सर कंपेयर तो कर सकते हैं। एक ताइवान की चिप है, एक साउथ कोरिया की चिप है, वहां से भी चिप लाए, हम यहाँ से चिप लाए। सर मान लो हमारे पास ताइवान की चिप है, यही चिप ताइवान वाला कुछ और बेचता है, तो बेटा ताइवान जो बेच रहा है ना उसके लिए फिनिश गुड्स है वो, ताइवान जो चिप बेच रहा है ना उसको फिनिश गुड्स की वैल्यू है। तुम इसको कॉस्ट आप अपनी नहीं बना सकते आप उसको। तो स्टैंडर्ड बोलता है ऐसा करो, यहां पर एक्सपेक्टेड एनआरबी लोगे, एक्सपेक्टेड एनआरबी लोगे। गुरुजी एक्सपेक्टेड एनआरबी का मतलब क्या है, गुरुजी हमारे पास एक्सपेक्टेड एनआरबी का मतलब क्या है। मैंने बोला यहां पर एनआरबी का मतलब ये नहीं है जो देख रहे हो,
मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये एनआरबी यहाँ की है गुड्स बनने के बाद, तो सर डब्ल्यूआईपी की एनआरबी क्या लेना है? तो यहां पर एक वर्ड यूज किया मैंने मेरे बच्चे, क्या यूज किया बताओ? एक्सपेक्टेड एनआरबी, एक्सपेक्टेड एनआरबी। मेरी बात क्लियर है? यहां एनआरबी नहीं हो सकती है, इसकी एनआरबी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने डब्ल्यूआईपी बेचने के लिए रखा नहीं है। जो प्रोडक्ट मैंने बेचने के लिए रखा नहीं है, क्या उसकी मार्केट प्राइस होगी? सर ऐसा कैसे? सिमिलर वो वाला प्रोडक्ट वो बंदा बेच रहा है, अरे वो बेच रहा है उसके लिए फिनिश गुड्स है, उसके लिए डब्ल्यूआईपी नहीं है वो। यही चिप राम बेच रहा है, तो मैंने बोला राम जितने बेच रहा है यह मान लो एनआरबी नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट मैं अपने लिए बना रहा हूं, ये अपने लिए रखा हुआ है, इंटेंशन बेचने का था ही नहीं, तो मैं उस प्रोडक्ट की एनआरबी नहीं लूंगा। उसके सर्कमस्टांस अलग हैं, उसकी कंडीशंस अलग हैं, उसका मोटिव अलग है, मेरा मोटिव अलग है, मेरे सर्कमस्टांस अलग हैं, मेरे फिनिश गुड्स का नेचर अलग है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए स्टैंडर्ड बोलता है यहां पर एनआरबी नहीं लोगे, एक्सपेक्टेड एनआरबी लोगे। मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे? बिल्कुल क्लियर है। अब रॉ मटेरियल पर आ जाओ, अब रॉ मटेरियल पर आ जाओ। रॉ मटेरियल बोलता है देखो नॉर्मल हम एक्सेप्शन का केस होता है, इसको समझना थोड़ा ना। एक्सेप्शन का केस होता तो हमारा फॉर्मूला होता कॉस्ट और एनआरबी विच एवरेज लोअर। स्टैंडर्ड बोलता मेरी बात सुनो, फिनिश गुड्स का तो इंटेंशन बेचने का था, डब्ल्यूआईपी का भी इंटेंशन बेचने का नहीं था, बट उसकी हम एनआरबी निकाल सकते हैं क्योंकि नियर बाई फिनिश गुड्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम फिनिश गुड्स को डब्ल्यूआईपी को मान लो ज्यादा स्टॉक बन गया तो हम बेच सकते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल उतना ही खरीदते हैं जितना हमें चाहिए होता है। मेरी बात, और रॉ मटेरियल 100% यूज होता आज निकल हो जाएगा। मेरी बात समझ लो, इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है यदि आप इसका फॉर्मूला लगाते हो रॉ मटेरियल में कॉस्ट और एनआरबी, तो मुझे बताओ यदि कॉस्ट कम है, दूसरा कॉस्ट ज्यादा है, तो बोला कॉस्ट कम है तो आप वैल्यू कॉस्ट पे करोगे, बोलो ना। यदि दोनों में से मान लो कॉस्ट 100 रुपए है, और ये यहां एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट 100 रुपए है और मार्केट प्राइस जो है इन्वेंट्री का आज 120 रुपए है, तो कॉस्ट कम है तो आप एट कॉस्ट पे 100 रुपए पे वैल्यू करोगे। स्टैंडर्ड बोलता है यदि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम है, और ये कैसे देखना है आपको ना, ये कैसे देखना है, बोला कि हम नॉर्मली ये वैल्यू करते हैं, और यदि कॉस्ट ज्यादा है तो एनआरबी वैल्यू करनी पड़ेगी। चूंकि रॉ मटेरियल की एनआरबी होती नहीं है, इसलिए यहां पर स्टैंडर्ड ने यहां पर इसका जो कंपैरिजन करने का मेथोलॉजी है वो उसने चेंज कर दिया, वो सिर्फ रूट चेंज कर दिया, और रूट चेंज करके क्या बोला उसने बताओ? उसने रूट चेंज करके बोला, उसने रूट चेंज करके बोला आप ऐसा करो, इसकी जो वैल्यूएशन करो ना, वैल्यू वैल्यू कर रहे हो वो इस पर बेस करो। बोल रहा है यदि इसकी कॉस्ट कम है, यदि फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम है, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कम होगी। मैं ऐसा कहता हूं यहां पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा भैया ये लो रॉ मटेरियल, ये लो फिनिश गुड्स, बोल रहा है इसकी कॉस्ट ले लो और इसकी एनआरबी ले लो। तो बोल रहा है यदि इसकी कॉस्ट कम है तो सॉरी फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम है तो इसकी भी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि फिनिश गुड्स की कॉस्ट, जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट है वो किस पर डिपेंड करता है? रॉ मटेरियल और प्रोसेस की कॉस्ट पर। यदि रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा है तो प्रोसेसिंग की कॉस्ट देखनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग कॉस्ट पे इंपैक्ट आता नहीं, महंगा हो मटेरियल ज्यादा सस्ता हो, प्रोसेसिंग की कॉस्ट सेम रहती है, लेकिन रॉ मटेरियल ज्यादा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है, तो उसकी वजह से फिनिश गुड्स की कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो बोल रहा है कि देखो यदि इसकी कॉस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी ज्यादा होगी, यदि इसकी एनआरबी ज्यादा है तो इसकी भी एनआरबी ज्यादा होगी। तो कंपैरिजन का बेसिक बना दिया मेरे बच्चे किसने बताओ? इसने फिनिश गुड्स का, और बोल दिया आप देखो यदि, यदि यहां देखो यदि एनआरबी लोअर है फिनिश गुड्स की, इसका मतलब उसका मेजरमेंट एनआरबी पर होना चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल की एनआरबी होती नहीं है, इसलिए एनआरबी की जगह क्या यूज करना आपको? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है मेरी जैसी इन्वेंट्री पड़ोसी बेच रहा है, मेरी जैसी इन्वेंट्री जो मैंने इन्वेंट्री खरीदी है वही, मैं मान लो मैंने यूएसए से कोई इन्वेंट्री खरीदी, तो मैं हूं ए,
मैं हूं मोहन, मान लो मैं हूं, सेल्फ मैंने खरीदा है, ये बी को भी बेचा होगा, मुझे 100 रुपए का बेचा था, इसने 20 रुपए का बेचा, बोला आज इसकी करंट मार्केट प्राइस जो इन्वेंट्री मेरे पास रखी हुई है, वही इन्वेंट्री दूसरी पार्टी को वही कंपनी कितने माल में बेच रही है, दैट वो मेरे लिए कॉस्ट बन जाएगी। इसलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि यदि यहां पर एनआरबी कम है, इसका मतलब फंडामेंटल बोलता है एनआरबी वैल्यूएशन होना चाहिए, रॉ मटेरियल का एनआरबी होता नहीं है, इसलिए यार फंडामेंटल बोलता है, आपका स्टैंडर्ड बोलता है फिर ऐसा करो, आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले लो, मतलब वही इन्वेंट्री देखो उसी कंपनी से दूसरा व्यक्ति आज कितने में खरीद रहा है, क्योंकि जिसने वो उतने में खरीदा है तो वो मैं भी उतने में खरीद पाऊंगा, तो वो मेरे लिए एनआरबी मान ली जाएगी। मेरी बात क्लियर है? और यदि कॉस्ट कम है तो इसका मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कम होगी, तो कॉस्ट तो एक गिवन होगी हमेशा, तो कॉस्ट गिवन होगी, तो इसमें यहां पर दिक्कत नहीं है, ये एनआरबी है, एनआरबी होगी नहीं, इसलिए इसकी जगह यूज करूंगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मुझे लगता है आपको मैं तीनों का लॉजिक समझा दिया कि फॉर्मूला किस तरीके से बना है। तो रॉ मटेरियल है, क्योंकि रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं रखा है, उसकी मार्केट प्राइस नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है जो इन्वेंट्री आज मेरे पास गोडाउन में पड़ी है, वो मार्केट में आज कितने की मिल रही है, वही उसकी आप क्या मान लोगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट सेलिंग प्राइस मान लोगे। डब्ल्यूआईपी के केस के अंदर उसकी डब्ल्यूआईपी की भी रिप्ले आपके पास मार्केट प्राइस नहीं होगी, लेकिन स्टैंडर्ड बोलता है क्योंकि नियर बाय फिनिश गुड्स है, तो आप उसको एट आप एट डब्ल्यूआईपी के टाइम पर देखो उसकी फिनिश गुड्स की कितनी प्राइस हो सकती है। ठीक है, इसके मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, इसके लिए मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, ये ओनली फॉर मैंने एनालिसिस करवाया था आपके लिए। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, पॉइंट नंबर कौन सा बेटा, पॉइंट नंबर 5। अब आपका एग्जाम वाला कंटेंट स्टार्ट हो गया। चलो डायरेक्ट हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनआरबी। एनआरबी आपको पता होगा दो केस में निकालने हैं मुझे, इन केस ऑफ फिनिश गुड्स और इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी। ठीक है, डब्ल्यूआईपी केस में एक्सपेक्टेड एनआरबी बोला था वैसे। ठीक है, मैं क्या बोला था बेटा, मैंने बोला था एक्सपेक्टेड एनआरबी। ठीक है, तो यहां लिख लू एस्टिमेटेड एनआरबी कैसे निकलेगा, आप लोग यहां पर एनआरबी ऑफ फिनिश गुड्स इसमें से लेस कर दोगे एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो निकल करके आएगी ये होगी एस्टिमेटेड एनआरबी। मैं ऐसा कहना चाहता हूं सिंपली, ये जो एनआरबी है ना, इस एनआरबी को यहां पर ले आओ खींच के, मतलब ये एनआरबी पकड़ो और इसके बीच में जो खर्चा हुआ ये वाला खर्चा जो हुआ है इसको हटा, प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं हटाना है क्योंकि प्रॉफिट एनआरबी में प्रॉफिट होता है हमेशा ना, इसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हटा दो। क्या हटा दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा बीच में कुछ कॉस्ट लगी होगी, इसके बीच कुछ कॉस्ट लगी होगी, तो कॉस्ट जो लगी है आपकी, कॉस्ट जो लगी यहां से लेके यहां तक, उसको भी हटा दो। ठीक है, तो जो एनआरबी ले लो, एनआरबी में से इसकी भी जो भी कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट को हटा दो, जो निकल करके आएगा वो आपके एनआरबी आ जाएगी इक्विवेलेंट टू डब्ल्यूआईपी। ठीक है ना, क्योंकि वो नियर बाई है, इसलिए उसको खींच के वहां लेके आ रहा है, क्योंकि डब्ल्यूआईपी के एनआरबी होगी नहीं, तो फिनिश गुड्स के एनआरबी को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं एट द डेट, यानी उस सिचुएशन पर, उस स्टेज पर जहां पर डब्ल्यूआईपी पड़ा हुआ है। ठीक है ना, वो उसने लिया है, और यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। फिनिश गुड्स के अंदर हम एनआरबी की बात करते हैं तो क्या हुई बेटा बताओ, सेल प्राइस, या कहें तो एक्सपेक्टेड कर लो इसको ना, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, और लेस कर दोगे कॉस्ट टू सेल,
कहूं तो मैं आपके लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, ये है कि एनआरबी, ठीक है। इसमें से ओनली फोर में, इसमें से ये वाले खर्चे और हटा दूं, सॉरी, इसमें से ये वाले खर्चे और हटा दूं जो वहां तक लगे हैं, तो इसमें से हटा दूं क्या, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट, जो इसमें कॉस्ट लगने वाली है डब्ल्यू के अंदर ना, डब्ल्यू के अंदर वो हटा दो इसमें से, वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों के एनआरबी निकाल ली। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो आपको देखना है करंट मार्केट प्राइस टू द सिमिलर प्रोडक्ट, यानी वो जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हो उसकी एक्सपेक्टेड आज मार्केट में सेलिंग प्राइस क्या है, यानी कि वो मार्केट में किस पर खरीद रहा है। अब मैंने खरीदा 10 रुपए का होगा, अब मान लो वही प्रोडक्ट आज 50 रुपए का बिक रहा है, वही रॉ मटेरियल, तो उसको 50 उसकी एनआरबी मान लूंगा, ठीक है ना, वो आपको जाना पड़ेगा। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट आपको तीन प्रकार से निकालनी पड़ेगी। इन केस ऑफ रॉ मटेरियल, इन केस ऑफ डब्ल्यू और इन केस ऑफ फिनिश गुड्स। आप लोग कॉस्ट शीट पढ़ी होगी, उम्मीद करते हैं आपसे, आप कॉस्टिंग के एक्सपर्ट आदमी हो। आप कॉस्टिंग के एक्सपर्ट आदमी हो तो आपने कॉस्टिंग पढ़ी होगी। इन केस ऑफ रॉ मटेरियल, इन केस ऑफ डब्ल्यू इन केस ऑफ फिनिश गुड्स, तीनों की कॉस्ट अलग अलग है। आपको याद हो, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूं ना, मैं आपको यहाँ कॉस्ट शीट याद दिला रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोलो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस क्या कर दो बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, क्या निकालती है, टोटल कॉस्ट, प्लस क्या कर दो प्रॉफिट, क्या निकलती है, सेलिंग प्राइस, बोलो ना। ये आपने पढ़ा हुआ है। मैंने इसमें ओपनिंग, यहाँ पे क्या होता है बताओ, यहाँ पर प्लस माइनस होता है ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यू। यहाँ पर क्या होता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट, और यहाँ पर क्या होता है बताओ, यहाँ पर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती है, इसमें एड प्लस माइनस क्या करता हूं मैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स का। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ये कॉस्ट शीट उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आते हो, क्योंकि आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट का आप कोर्स कर रहे हो, तो डेफिनेटली कॉस्टिंग में आपकी एक्सपर्टाइज है। मैं इस बात करूं, मैं बस ये आपको पैरामीटर हल्का हल्का से याद रहना चाहिए, और ये होगा, बीकॉम से भी लिंक करता है ना, बीकॉम में भी तो याद रहता है, तो ऐसा कोई मुश्किल काम है नहीं है। कॉस्ट का एलिमेंट्री आप समझिए अब, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का क्या चल रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में क्या आएगा, क्या ले सकते हो इसमें आप लोग, परचेज प्राइस प्लस टैक्सेज एंड ड्यूटीज, ये कॉस्ट आ जाएगी। इसके अलावा अब यहां पर आओगे, यानी कि मैं ऐसा कह दूं, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कर दो कन्वर्जन कॉस्ट, अदर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ डब्ल्यू है,
इसका मतलब सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से है। ठीक है, और मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा दूं। इसके अंदर, इसके अंदर क्या होते बताओ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्लस प्रॉफिट बन जाता आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट एंड समरी में लिखा दिया है कि भैया ये कॉस्ट है, क्योंकि आपसे इतनी डिटेल में आता नहीं है। और वैसे भी आप कॉस्टिंग पढ़ते हो, मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलती है आप जानते हो, लेबर की कॉस्ट कैसे निकलती है वो भी जानते हो, इसके अलावा कॉस्ट शीट भी दे रखी है वो भी जानते हो। ठीक है, तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। सिंपल सिंपल सी मैंने बात यहाँ पर कर ली। किस चीज को इंक्लूड करते किस चीज को एक्सक्लूड करते उसकी भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली मैं इतना से लिखवाऊंगा नोट करने के लिए, आपको एग्जाम पर्पज से देखना है तो आप 2 पॉइंट देख सकते हो, एनआरबी और दूसरा कॉस्ट का कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए मैं अब आपके स्टडी मेट पर आता हूं, मोटा मोटा सा क्या है देखो। आपका इन्वेंट्री क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री बोलता है कि ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड का क्या है। हमें बिल्कुल स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है, हमें सीधी बात काम की करेंगे अपन ना। आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या बोल रहा है, स्कोप से बाहर है। कुछ चीजों की इन्वेंट्री ऐसी है जो इस इंडेक्स के हिसाब से नहीं होगा, जिनका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में वैल्यूएशन होता है उनका वैल्यूएशन वहीं पर होगा, ठीक है ना, उसका यहां पर नहीं होगा। तो बोला कि यहाँ कुछ एक्सेप्शन है जो इस इंडेक्स में कवर नहीं होने वाली कुछ इन्वेंट्री है। जैसे बोला ऐसे आइटम, ऐसे इन्वेंट्री जो कि आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कवर होती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप फाइनल मार्क पढ़ोगे वहां आपको पता लगेगा, बस इतना समझ लो। इंडेक्स 32 के अंदर जो जो इन्वेंट्री आती है जिसकी वैल्यूएशन उसके हिसाब से होती है, उनकी वैल्यूएशन यहाँ पर नहीं होगी। दूसरा एग्रीकल्चर वाला है, उसकी भी यहां पर नहीं होगी। ठीक है, बेसिकली दो इसके एग्जांपल्स है। बेसिकली मैं रेगुलर बैच में लिखा था, इसका डायग्राम बनवाता तो डेफिनेट एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर कवर होता है। ठीक है, बट आप इसको एग्जाम पर्पज से आप इसको स्किप कर सकते हो, आप उसको याद ना रखो तो भी काम चलेगा। ठीक है, इन्वेंट्री डेफिनेट 3 प्रकार के हैं। हेल्ड फॉर सेल है, इन प्रोसेस में यूज है, इन फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाई है। तो रॉ मटेरियल तो ये है, प्रोसेस ये है, और फिनिश गुड्स हमारे पास ये है। ठीक है, एनआरबी का मतलब क्या है, एनआरबी मतलब है जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, मतलब जो मार्केट बेच रहे हैं उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे हटा दो। यानी कि हमने जो ब्रोकिंग का दलाल दिया है भैया, सेल प्राइस माइनस कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, ये आ जाएगी एनआरबी। एनआरबी इसमें से आप क्या कर दोगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट हटा दोगे तो निकल कर आ जाएगी एक्सपेक्टेड एनआरबी फॉर डब्ल्यूआईपी। हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। ये एनआरबी इसकी बात कर रहा है कि भैया एनआरबी मतलब क्या है, तो बोला एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। लिखा हुआ क्या बेटा देखो, बोल रहा है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस देन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे की बात कर रहा है। हमने सेल को करने के लिए जो भी खर्चा किया है उसको आप हटा दो, वही बनेगी। प्रॉफिट मत हटा देना, कि बोला सर प्रॉफिट भी हटा दो ना, प्रॉफिट नहीं हटाना है। सेलिंग प्राइस तभी के लिए जो प्रॉफिट का एलिमेंट होता है। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, या पढ़ लेना, आपके कोई काम का है नहीं है। ठीक है, गो थ्रू करवा रहा हूँ। परचेज कॉस्ट का मतलब क्या है, मैंने 3 तरीके कन्वर्ज, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, मैंने रॉ मटेरियल के हिसाब से अलग कॉस्ट निकाली थी, मैंने डब्ल्यूआईपी के साथ कॉस्ट अलग निकाली थी, और उसके हिसाब से कॉस्ट अलग है। बेसिक कॉस्ट का इसने मेजरमेंट किया था बेटा, परचेज कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट, कुछ इसने इस तरीके से अपनी बातों को रखा है। ये आएगी टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट आएगी एफजी की। ठीक है ना, बट हमने कॉस्ट को अलग अलग एलिमेंट पे हमने क्या किया, उसको अलग अलग बाइफरकेट करके आपको बताया है कि किस केस के अंदर कौन सी कॉस्ट यूज होने वाली है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या है, पहला बोला कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेंट्री कंप्राइज परचेज प्राइस इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर टैक्सेज। सिंपल है, मैंने बोला आप इन्वेंट्री को वहां से लेकर के आ रहे गोडाउन, तो जो भी आपने पढ़ा है गोडाउन को रेंट इन्वेंट्री में नहीं जाएगा याद रखना। मैंने क्या बोला, आप माल को खरीदने के दुकान के दरवाजे तक लेकर के आ रहे हो, चाहे उसमें आपने ठेला का भाड़ा दिया है, टैक्स दिया है, चुंगी दी है, कुछ भी दिया है मेरे भैया, आपने वो अच्छा आपने कमीशन भी दिया था बीच में, मीडिएटर को दिया था, वो भी इस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है ना, तो यानी इन्वेंट्री वहां से लेकर के मैं बेसिकली ये मांग सकता हूँ, आपने परचेज किया और दाम दिया होगा, और कुछ टैक्स पे किए होंगे, कुछ भाड़ा भी लगा होगा ना, वो सारा ऐड कर दो, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, एंड सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द एंटिटी फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी। कुछ टैक्स ऐसा होता है जैसे जीएसटी, यानी कि वो टैक्स आपको लिख लो चाहो तो आप, ठीक है ना, टैक्स जो है मेरे बच्चे नॉन रिकवरेबल नेचर। याद रखना, ओनली फॉर यहां पर वही टैक्स लेने जो रिकवर नहीं होने वाले। जीएसटी का आपको आईटीसी मिल जाता है,
इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहा है, बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहा है ना। या मान लो जीए आपका कोई सीएसटी या बैट है, जो आप उसको क्या नहीं कर पाते हो, आप उसको क्रेडिट नहीं ले पाते हो। कोई ऐसा टैक्स जिसका क्रेडिट नहीं ले सकते, वही कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ऐसा टैक्स जिसका क्रेडिट मिल जाएगा, उसको हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। कस्टम ड्यूटी का आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन जीएसटी जो लगता है उस पर जीएसटी का क्रेडिट ले सकते, तो जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है कि जो रिकवरेबल है उसको आप हटा देना, बाकी को ले। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, आप उसको रॉ मटेरियल कन्वर्ट कर रहे हो फिनिश गुड्स के अंदर, तो जो कॉस्ट लगी वो सारी सारी पार्ट बनेगी। जैसे डायरेक्ट प्रोडक्शन, जैसे लिखा हो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट, मैं ऐसा कह दूं सीधा मेरे बच्चे, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी है, फैक्ट्री ओवरहेड वाला है। ठीक है ना, फैक्ट्री ओवरहेड है। और ये क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट कुछ है, रेबेल, ये इसमें, इसको मैं यहाँ से सिलेबस से बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप बताओ, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है, अदर कॉस्ट का मतलब है एडमिन की कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट जो रिलेट करती है फैक्ट्री से, रिलेट करती है डब्ल्यूआईपी से, याद रखना। कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो वॉच में लगा रखा है, तो आपने पर्टिकुलर उसी के लिए लगा रखा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो ठीक है, कैमरे लगा रखे हैं आपने, कोई एक वर्कर, आपने एक मैनेजर बैठा रखा उस पर्टिकुलर के, तो जो उस पर जो कॉस्ट लग रही है वो पर्टिकुलर उसकी एडमिन की कॉस्ट है, तो एडमिन कॉस्ट रिलेटेड डब्ल्यू तो यहाँ पर आएगी। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड। अब प्रॉब्लम क्या है, एक चीज और लिखानी, तो मुझे यहाँ लिख लेते हैं अपन ना, मैंने यहाँ पे ये कॉस्ट यूज किया ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्ट, कलर चेंज कर लूं मैं, ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट में क्या करना है, चाहे फैक्ट्री का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, किसी का भी हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ओवरहेड कॉस्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ओवरहेड, लिया ना ओवरहेड। ठीक, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, और ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी आया होगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। यहाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी आया होगा, सब कुछ आया होगा। तो ओवरहेड कॉस्ट के बारे में बोलता है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है। बोला फिक्स्ड है, तो एट रिकवरी रेट पे लेना है। रिकवरी रेट क्या होती है, वेरिएबल है, तो उसके दो केस बनेंगे, या तीन केस बना लो, तीन केस बना लो। पहले इसका लिख लो, रिकवरी रेट कैसे निकलेगी। रिकवरी रेट फिक्स्ड ओवरहेड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल कैपेसिटी। जरूरत नहीं, जैसे मान लो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो फिक्स्ड ओवरहेड है, वो दे रखे 2 लाख रुपए के। आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी जो नॉर्मल है, वो है 20,000 यूनिट की। और जो एक्चुअल कैपेसिटी है अभी जो आप कर रहे हो, वो है 15,000 की। स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको, मान लो, आपको क्या निकालना बेटा, आपको फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है। कुछ नहीं करोगे, सीधा फंडामेंटल लगाओगे, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, तो सीधा लगेगा 2 लाख की कॉस्ट है, आपकी नॉर्मल कैपेसिटी 20,000 है, तो 10 पर यूनिट आएगा। ये आपको यूज करनी है, ये हमने ओवरहेड के टॉपिक में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। लेकिन जब बात आती है किसकी बेटा, वेरिएबल की, क्या बात है मेरे बच्चे बताओ। अरे नहीं नहीं, ये हमने क्या कर दिया ना, ठीक है, इसको हटा दो ना, यहाँ ले लो क्या, ये तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, ऑफ ओवरहेड। ठीक है ना, ये केस ले लो आप यहाँ पर, इसका एक, इफ नॉर्मल
सॉरी 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 सॉरी, इफ एक्चुअल कैपेसिटी इक्वल और लेस देन ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी से क्या है, कम है वो, ठीक है, तो ये वाला यूज करना है। बी पॉइंट, इफ एक्चुअल कैपेसिटी इज मोर देन नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, उस केस में क्या करना है आपको, उस केस के अंदर एक्चुअल रिकवरी रेट यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। इस केस में मान लो ये 25,000 हो जाता, तो वो कॉस्ट आपकी 25,000 के यूनिट में डिवाइड हो जाती, ठीक है ना। कम बनाया है तो आपको नॉर्मल पे लेके चलना है। आप यहाँ जो कॉस्ट निकालोगे आप वो निकालो, 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा, 10, तो हो गया कितना, 1.5 लाख का। अब यहाँ नीचे एग्जाम्पल देख लो, मैं एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ। एग्जाम्पल ओवरहेड जो दे रखा है वो दे रखा है 2 लाख रुपए का ना। आपकी नॉर्मल जो कैपेसिटी है 20,000 की, एक्चुअल जो कैपेसिटी है 25,000 यूनिट की। तो मुझे बताओ, एक छोटा सा एक लॉजिक भी देखो ना, मुझे बताओ आपका ओवरहेड खर्चा हुआ 2 लाख का, 2 लाख का, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या आप 2 लाख से ज्यादा रिकवर कर सकते हो? आंसर नहीं। यदि आप सोच के देखो, यदि मैं ऊपर वाला फंडामेंटल मैं एनालिसिस करा रहा हूं, यदि मैं ऊपर वाला फंडामेंटल लगाता हूं, तो मुझे बताओ आरआर क्या बनेगा। सर जी 2 लाख रुपए कॉस्ट थी और 20,000 था, तो 10 के हिसाब से, तो यहां पर बताओ आपने रिकवर कितने कर ली, रिकवर कॉस्ट कितनी कर ली आपने। गुरुजी 15,000 के हिसाब से था, इंटू कितना, 10, 1.5 लाख रुपए का। पॉसिबल है, कम रिकवर कर सकते हो क्योंकि आपने कैपेसिटी यूज ही नहीं किया। अब इस केस में देख लो, यदि यही चीज यहां पर लगा दोगे तो मुझे बताओ कितना आ रहा है, 25,000 एक्चुअल प्रोडक्शन आ रहा है, 10 के हिसाब से करोगे 2.5 लाख रिकवर कर लोगे। क्या पॉसिबल है? खर्चा तो हुआ है आपको 2 लाख रुपए का, आप रिकवर कर रहे हो 2.5 लाख रुपए, पॉसिबल है? नहीं है, इसीलिए फंडामेंटल बोलता नहीं। आप एक्चुअल पर जाओ। किस पर है बेटा? एक्चुअल पर। ये मैंने आपको हटा रहा हूं बस ओनली फॉर समझाने के लिए किया था मैं वो तो क्या रिकवरी रेट बताओ कितनी आई बेटे, 2 लाख रुपए डिवाइड बाय 25, 2 लाख डिवाइड बाय 25, 8 है 25,000 है ना, तो ₹8। तो बताओ यहाँ पर रिकवरी कॉस्ट कितनी बनेगी? गुरुजी 2 लाख ही बनेगी सिंपली, 25,000 का प्रोडक्शन हुआ है, 8 लेना है, तो 2 लाख, नॉट मोर देन 2 लाख। मेरी बात क्लियर है? दोनों मैंने समझा दिया, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल का जो भी दे रखा डेटा आप उसी से उठा लोगे क्योंकि एक्चुअल में जो हुआ है वही लोगे ना। चलिए वेरिएबल बताओ, आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, क्या लिखा है ये बोल दो। प्रोडक्शन ओवरहेड का क्या करना है, मतलब फिक्स है कि वेरिएबल देखना पड़ेगा आपको ना, फिक्स है या वेरिएबल देखना पड़ेगा। ये क्या दे, ओवरहेड है दैट रिमेन रिलेटिवली कंस्टेंट, फिक्स्ड ओवरहेड है तो क्या होगा, शुड बी एलोकेट बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी इन पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेटेड इन ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज डिक्रीज टू इन्वेंट्री आर नॉट मेजर्ड अबव कॉस्ट। सिंपल फंडा, कॉस्ट ज्यादा कैसे ले जाओगे? तो ये कहने का मतलब यही है, यदि आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता तो उस केस में एक्चुअल पे लोगे, और नहीं तो आप यदि आपका प्रोडक्शन एक्चुअल जो नॉर्मल कैपेसिटी के बराबर है या उससे कम है तो उस केस में आप नॉर्मल कैपेसिटी पे लोगे, ठीक है ना। आप कम रिकवर कर सकते हो यदि कम प्रोडक्शन किया, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन किया तो ज्यादा रिकवर नहीं कर सकते। ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट वेरी डायरेक्टली और नियर बाई डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये तो भाई वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल मतलब जैसे मटेरियल की कॉस्ट लगती है वैसी लगती है, अब देखा भी होगा आपने, वो लगेगा। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट की मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसको एक्स्ट्रा मेरे पास सेशन बढ़ जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर है भी नहीं है।
ठीक है। अदर कॉस्ट में वही चीज ली है, क्या है, एक ही पढ़ना कि एक्सक्लूजन क्या क्या नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको पढ़ना है एक्सेप्शन के अंदर ना। ठीक है ना। एक्सेप्शन क्या बोला, एब नॉर्मल नहीं लेना है आपको, एब नॉर्मल कॉस्ट नहीं लेनी है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेनी है, अनलेस कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर द फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। यदि मान लो आपका प्रोडक्शन के लिए स्टोरेज जरूरी है, वैसे डब्ल्यूआईपी का स्टोरेज करते कहाँ हो आप लोग, नहीं करते हो, आया माल निकाल दिया। यदि नेसेसरी है स्टोरेज कॉस्ट तो लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है आपको ना। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जनरल पर्पस के एडमिनिस्ट्रेशन आपको नहीं लेने, यदि रिलेटेड टू किससे हैं, प्रोडक्शन से, तो वो आपको लेने हैं। ठीक है। डू नॉट कंट्रीब्यूट बिगिनिंग इन्वेंट्री, सॉरी ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड द कंडीशन, ये आपके जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन वही ले जो रिलेट करता है, रिलेट नहीं करता तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनेगा, वो आपके डब्ल्यूआईपी का पार्ट नहीं बनेगा। सेलिंग कॉस्ट आपको नहीं लेनी है, मैंने पहले बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपको नहीं लेनी है। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, सर्विस प्रोवाइडर, ये पढ़ लेना आराम से। सर्विस प्रोवाइडर का आपके पास क्वेश्चन ऐसा कोई है नहीं है। ठीक है। हम डायरेक्ट आते सीधे क्वेश्चन तरफ, एनआरबी है, दिखा रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सारी बातें आपको तब है जब आप रेगुलर बैच का पार्ट बनाते हो, क्योंकि हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं एग्जाम जिस पेपर पर आता पैटर्न पर आता है उसी पैटर्न की बात करेंगे, फीफो है, लीफो, वेट क्या है क्या नहीं है। ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट मैं आपको एक क्वेश्चन बेसिकली इस पेज पे करवाने वाला हूँ। ठीक है। हो सकता है कोशिश करेंगे कि आपका एक सेशन और हो जाए, एक सेशन और ले ले इसके ऊपर, जो आपके क्वेश्चन हैं उनको कवर कराने के लिए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि थोड़ा टाइम, क्योंकि बाकी इंडेज पे भी ध्यान देना है, या ऐसा कर लेते हैं अपन लोग मेरे बच्चे, एक सेशन पर्टिकुलर क्वेश्चन पर रख ही लेते हैं। ठीक है ना। अभी थ्योरी की इतनी सी हम बात कर लो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से, शायद कितने दे रखे हैं इसमें, 11 क्वेश्चन हैं। तो एटलीस्ट मुझे 7-8 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कशन का पार्ट बना लेंगे। ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका और बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि सेशन ऑलरेडी 1.25 घंटा 1.5 घंटा का हो चुका है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर।